नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्या मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, राज कुशवाहा और सोनम ने 50,000 रुपए में हायर किए थे। तीनों सुपारी किलर और तीनों आरोपियों ने पहले राजा को मारकर अधमरा किया। उसके बाद सोनम ने ही राजा को नीचे खाई में धक्का दिया। फोटोशूट के बहाने राजा को सोनम ही लेकर गई थी ऊपर। हुआ था सर, बताएं। 2 मिनट उसका लाइव चालू है। अरे हमारे चल रहे हैं ना चलो सर, बताओ सर, बताओ। एक इंदौर में नवदंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार, विवेक सर जो एसपी सोहरा थे, ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस, शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर्ड किया गया। सेक्शंस में 103 बीएनएस और 309 बीएनएस और 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको भाई के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था। डिक्की ठाकुर का इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। विक्की नाम है उसको। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो, जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत एक सामरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, साथ ही 370 को भी खत्म किया। गरीबी हटाने से लेकर 3 तलाक जैसी कुरीतियों को खत्म कर दिया। कानून व्यवस्था को मजबूत सिर्फ मोहन यादव सरकार ने किया है। मेट्रो सिटी बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम मोहन यादव ने किया है। सीएम मोहन यादव का संबोधन विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास समनानी, वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, बीजेपी की कार्य करने की पद्धति है। 2014 में जो हम 15 अर्थव्यवस्था में थे, अब हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए।
टैक्स लोकेशन से देश का परिदृश्य बनाए। 370 राजीव गांधी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मोदी ने कहा हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेगी। 3 तलाक के मोदी सरकार खत्म किया। राम मंदिर का फैसला मोदी सरकार ने किया है। रूस यूक्रेन के युद्ध में से भारत और पाकिस्तान के बीच को लेकर आया है। अमेरिका, रूस और भारत के ये 3 देश दुश्मनों के घर में घुसकर मारने वाले देश हैं। गुट निरपेक्ष पहले बात होती है, पर अब जाकर गुट निरपेक्ष बन पाया है। मेड इन इंडिया की बात सिर्फ मोदी सरकार ने की है। मोदी ने घर घर 6 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना दिए। मोदी जी ने भारतीय दृष्टिकोण को बदला। डिजिटल पेमेंट भारत कर रहा है, अभी तक अमेरिका नहीं कर पाया। SC/ST आरक्षण के साथ 10% स्वर्ण को भी आरक्षण दिया है। रेल बजट को मूल बजट में मोदी ने मिलाया है। मध्य प्रदेश में 16 एयरपोर्ट हो गए हैं। लखपति दीदी योजना आगे बढ़ना। 766 टन सोना उसको मोदी ने बढ़ाकर 100 टन मोदी ने किया। नदी परियोजना को कई राज्यों से जोड़ा गया है। कोविड वैक्सीन को सिर्फ 9 महीने में किया गया। 150 देशों को विकसित भेजा। 48 देशों को फ्री वैक्सीन दिया। मोदी के 11 साल स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये तो आश्चर्य हो रहा ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग। खुद मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है कि मैं ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अब मैंने पहलगांव के बाद तय कर लिया पाकिस्तान से बात की। बुद्धि कहाँ से आ गई? ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया। ये गुट निरपेक्षता की बात तो आजादी के समय से करते आए, लेकिन गुट निरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम तो आदमी खेल कर, लेकिन होता क्या था? गुट निरपेक्षता ये होती है अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपयों से तेल खरीद लेना कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहां से कहां चले गए, पेट्रोल गैस। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है? मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी साहबानों के मामले, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब भी गवर्नर है, उस बात के गवाह है, जिन्होंने अपनी बात ढंग से रखने का प्रयास किया था, और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत दिखाने का काम अगर किसने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखे, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी की। मैंने इंदिरा गांधी जी का फैसला देख लिया, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय, और उससे बढ़कर के जो आजादी के समय, सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां मौजूद थे, उन्हें निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आजाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र, खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है,
और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों को पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए शुरू में, कोई मन में भाव नहीं था। पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके तीनों बार की याद करें, केवल कल्पना करें। हमारे देश के अंदर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस गरीब के सपना कि मेरे जीवन में भी खुशी आने के लिए मुझे भी मेरा स्वयं का मेरा अपना मकान होगा, ये सपना व्यक्ति देखता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने का काम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सोचा था। आज हम गर्व से कह सकते हैं 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत का कोई गरीब अब ये खुशी के साथ कहता है कि मैंने अपने सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से आज मुझे मिला है। 70 साल से ऊपर के उन सब लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देकर के उनके जीवन में भी खुशी कैसे आएगी, ये एक नहीं सारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन में खुशी लाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर किया। केंद्र सरकार ने सुरक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती और टेक्नोलॉजी को जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार बनी है। 2014 के पहले हम देखते थे भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण का परसेप्शन सरकारों का इस देश के अंदर रहा, लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि अब विकास, आविष्कार और नवाचार की सरकार का परसेप्शन भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकारों ने जो काम किया, तो मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश की भूमिका में आज खड़ा हो रहा है। इसलिए मुझे ये बताने में गर्व है कि योजनाओं में और योजनाओं की उपलब्धियों में हमारे नेतृत्व ने किस प्रकार से गरीब का जीवन बदलेगा, ये जो प्रयास किया। इसलिए गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है और सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति है। ये कहीं न कहीं इस दिशा में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जो बना है, ये वास्तव में ही इतिहास रचने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दूसरी ओर भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अभी वर्ल्ड बैंक ने जब ये आंकड़े जारी किए, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने जो कहा, इस लास्ट डिकेड के अंदर इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट फॉल्स टू 5.3 फ्रॉम 27.1 एज ए वर्ल्ड बैंक, यानी 27.1 से नीचे गिरकर पॉवर्टी रेट 5.3 तक आया।
ये इतिहास अगर किसी ने रचा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत एक आर्थिक शक्ति के साथ, एक सक्षम सामरिक शक्ति के साथ दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उन मुद्दों को, चाहे धारा 370 होगी, 3 तलाक खत्म करने की बात होगी, जीएसटी कानून बात करने की बात होगी, पफ बिल जैसे निर्णय करने की बात होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण की मुद्दे होंगे, उन सारे मुद्दों पर आज बेहतर काम करते हुए 49% भारत का ट्रांजैक्शन अब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी हटाने से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का मात्र नारा नहीं दिया। भ्रष्टाचार मुक्ति कैसे मिलेगी? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोलकर, जो कभी कहा जाता था कि 1 रुपया देते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और आज 55 करोड़ से ऊपर लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ आज भारत के अंदर अगर मैं कहूं तो 49% लेन देन डिजिटली भारत के अंदर होता है। यह नया भारत है और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के इस पत्रकार वार्ता में महामंडलेश्वर परमानंद जी महाराज द्वारा संतों की तुलना कुत्ते से करने के विरोध में साधु और संतों ने परमानंद महाराज का पुतला जलाकर आक्रोश जताया। बता दें कि पिछले दिनों हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में महामंडलेश्वर परमानंद जी महाराज ने एक दंत कहानी सुनाते हुए साधु और संतों की तुलना कुत्ते से कर दी थी। इससे संत समाज में नाराजगी व्याप्त है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नाराज साधु और संतों ने शंकराचार्य चौराहे पर एकत्रित होकर परमानंद जी महाराज का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। श्री निरंजनी अखाड़े के महंत सुरेश पुरी महाराज का कहना था कि परमानंद जी महाराज द्वारा संतों की तुलना कुत्ते से करने पर यह संत समाज का अपमान है। समय पहले युग पुरुष जी परमानंद जी गिरि जी महाराज का एक वक्तव्य हमने सुना था। उसमें उन्होंने अपने वक्तव्य में महंतों को कुत्ते की संज्ञा दी। उनका कहना है कि जो कुत्ता होता है वही अगले जन्म में महंत बनता है। इतने बड़े पद पर होते हुए उनकी इस प्रकार की भाषा अमर्यादित है। उन्हें इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनके विचार पूरे देश दुनिया में सुने जाते हैं और वो संत महंत जो साधु संतों की ही इज्जत नहीं कर सकते, वो उस वक्तव्य में आप सुनिएगा वहाँ पर हंसी ठहाके हो रहे हैं। उनके कहे गए शब्दों के बाद में पूरी जनता हंस रही है। तो क्या ये संत जिन्होंने घर छोड़े, परिवार छोड़े, जिन्होंने इतना त्याग किया, ये हंसी के पात्र बनने लायक हैं? और ऐसे महापुरुष जिन्होंने कई कार्य इस देश के लिए करें, उनके मुख से इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। इसलिए आज हमने सभी साधु समाज ने मिलकर उनके विरोध में उनका पुतला दहन किया है। महाराज जी, और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम सभी गुरु पीरों से निवेदन करते हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी से भी निवेदन करते हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी पूज्य हरिगिरि जी महाराज से भी निवेदन करते हैं कि इस कार्य जो उनके वाक्यों की हम घोर निंदा करते हुए कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें पद मुक्त किया जाए। महाराज जी, अखाड़ा परिषद में तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। अध्यक्ष ने मना करा कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो बुजुर्ग संत होते। देखिए, यदि हमारे बड़े गुरु पीर जो निर्णय लेंगे वो हम सबको मान्य है, मगर हमें हमारा हृदय जो दुखित हुआ है क्योंकि हम उनके शिष्य हैं और हमारे गुरु पीरों के बारे में, महंतों के बारे में, श्री महंतों के बारे में इस प्रकार के अशब्द कहें तो हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका नाम बताइए। महंत सुरेश्वरानंद पुरी, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, महामाया आश्रम, उज्जैन। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में पुजारियों की तानाशाही और आर्थिक घपले के आरोपों ने एक नया मोड़ ले लिया है। अखिल भारतीय दहेज उन्मूलन सह समाज उत्थान स्वर्ण महासभा की उज्जैन जिला अध्यक्ष चंद्रकांता नागर ने आरोप लगाया है कि मंदिर के पुजारी राजू गोस्वामी और राजेंद्र गिरी उर्फ गुड्डू गिरी अपनी तानाशाही और आर्थिक घपले के कारण चर्चा में है। चंद्रकांता नागर ने बताया कि वह और उनकी महिला साथी
जमीला बेन पटेल, राधा पाटीदार, डॉक्टर साक्षी शर्मा, ममता शाह व बसंती चंदेल विगत 30 वर्षों से मानसेवी सदस्य के रूप में हरसिद्धि मंदिर में संध्या आरती के समय नियमित अपनी सेवाएं देती आ रही है। लेकिन अब उन्होंने पुजारियों की तानाशाही और आर्थिक घपले के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें मंदिर के नियमित आरती से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि पुजारियों ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से दान की राशि थाली में जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि सरकार और प्रशासन की ओर से दान पेटी लगी हुई है। इसके अलावा पुजारियों पर आरोप है कि वे मंदिर से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान मंदिर समिति और मध्य प्रदेश सरकार को पहुंचा रहे हैं। चंद्रकांता नागर ने जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और हरसिद्धि मंदिर की प्रबंधक रूपाली से गुहार लगाई है कि पुजारियों के खिलाफ जांच की जाए और जो लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान मंदिर समिति और मध्य प्रदेश सरकार को हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पुजारियों ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में महाकाल थाने में लिखित शिकायत भी की गई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पुजारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और महिलाओं की मांगों को कितना महत्व देते हैं। सबसे बुरी बात है, कराने वाले वो, करने वाले वो, तो उसको भी इससे बहुत विघन डलवाया। और आज भी इसकी रिपोर्ट मैंने नारा घेरे में करवा रखी है और मैंने कागज भी दे रखा इसके खिलाफ और इसको टीआई ने बुलवाया भी था। एक को ही बोल रखा इसके रिसर्च तो कार्रवाई हुई। हाँ, तो इसने आधा बंद कर दिया। बच्चा पूरी कॉलोनी इसको छुट्टू कर रही है दोनों पुजारी को। इसकी नजर ठीक थी किसी माता बहन के खिलाफ। धूर्त पुजारी है, धूर्त पुजारी। पुजारी के नाम पे कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है ये महंत जी महाराज इन्होंने उनके साथ भी मोहितानंद जी महाराज और राजीव गोस्वामी ये दोनों पुजारी ने हर मंदिर में इन्होंने राजीव पुजारी के 4 दिन वाली है, गुड्डू पुजारी की 2 दिन वाली है। और राजीव पुजारी की 4 दिन वाली में 4 ही जगह उन्होंने अलग अलग बिठा रखे। कर्कटेश्वर में बिठा रखा उन्होंने गोलू श्रीवास्तव 400 रुपये रोज की। और चिंताहर गणेश में बिठा रखा उन्होंने आनंद व्यास को, उससे 600 रुपये लेते हैं पर डे 4 दिन। और हनुमान मंदिर में कोई विवाह का बालक है, रामानुज कोट में पढ़ाई करने आया, उसको बिठा रखा है उसने 300 रुपये। और हरसिद्धि के अंदर चिमन को बिठा रखा है 400 रुपये। तो ये क्या साग भाजी क्या तुम्हारी पूजा है तो तुम बैठो ना, तुम करो ना, और 2 मंदिर लगाओ और 2 मूर्ति बिठाओ, पर तुम करो। तो दूसरे से मतलब दूसरों को बिठा के नितिन आता है वहाँ से अंबर कॉलोनी से श्रृंगार करने। महाकाल में पुजारी खुद गर्भगृह में श्रृंगार करता है और ये नितिन यादव को बुला के ना श्रृंगार करवाते हैं।